Hey guys, welcome to your own channel Maths with Bhaguni sir. Today we are going to start second part of the chapter first, the last lesson of class 12th English book Flamingo. In the first part हमने देखा कि French, who is the narrator of the story, a school going boy, वो लेट से स्कूल पहुंचता है उस दिन और स्कूल में उसे सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लगता है. जैसे वो बताता है कि यूजुअली when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, but that time when he reached school everything was so still. और फ्रेंच के टीचर एम हेमल ने अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी थी that he never wore except on inspection and prize days. एंड क्लासरूम की जो बैक बेंचेस थी उन पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे. सो फ्रेंच ने उस दिन जो स्ट्रेंज व्यू देखा स्कूल का, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड. एंड उस दिन सब कुछ ऐसा क्यों था? टू नो दिस let's see in the second part of the story. While I was wondering about it all, तो फ्रेंच आगे कहता है कि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत सरप्राइज था, बहुत वंडर था कि स्कूल में सारा माहौल आज इतना स्ट्रेंज क्यों है, इतनी शांति क्यों है स्कूल में. जब स्कूल बिगिन होता था यूजुअली तो बहुत बजल हुआ करता था, बहुत नॉइज़ हुआ करता था स्कूल में. डेस्क के खुलने की, बंद होने की आवाज़ें, तरह तरह की आवाज़ें आया करती थी जो बाहर गली में भी सुनाई देती थी. और आज जो हमारे टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने भी अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है जो वो केवल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन या इंस्पेक्शन के डेज में पहना करते थे. लेकिन आज ऐसा क्या है कि वो अपनी स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं. तो जब ये सब कुछ फ्रेंच सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर. तो एम हेमल अपनी चेयर पर बैठे. इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. उसी सेम, ग्रेव मीन्स सीरियस, तो बहुत सीरियस थे और उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत जेंटल टोन में जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया था, कहा, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो मैं आपको दूंगा. तो एम हेमल ने वो अपनी चेयर पर बैठे और बहुत प्यार से उन्होंने बच्चों को एड्रेस किया कि मेरे प्यारे बच्चों, आज ये आखिरी लेसन है, मीन्स ये आखिरी फ्रेंच लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन. तो ये ऑर्डर जो है कि यहाँ सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ये बर्लिन से ऑर्डर आया है. बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ प्रसिया, जिसको अभी जर्मनी के नाम से जाना जाता है. तो बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है. तो बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि जो एल्सास और लॉरेन के स्कूल्स हैं वहाँ आप केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो आपके नए टीचर हैं वो कल आएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है जो आज आप पढ़ेंगे. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ, एम कहते हैं आगे कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से सुने, बहुत अटेंटिवली इसको सुने आप, जो आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है. तो यहाँ जब फ्रेंच वो सब कुछ सोच रहा होता है कि स्कूल का आज इतना स्ट्रेंज माहौल क्यों है, तभी एम हेमल अपनी चेयर पर बैठते हैं और बहुत जेंटल टोन में, वो बहुत सीरियस हैं, वो कहते हैं कि बच्चों, आज ये लास्ट लेसन है, लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. और बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि एल्सास और लॉरेन के जो स्कूल हैं वहाँ केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी. जो आपके नए टीचर हैं जो आपको जर्मन पढ़ाने वाले हैं वो कल से आएंगे, और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है. इसके बाद आप आगे जर्मन पढ़ेंगे, जर्मन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आज आप इस लास्ट फ्रेंच लेसन को बहुत ध्यान से सुने. What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means used in comparison to refer to something startling or unexpected. तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात हो जाए जो हमको बहुत हैरान कर दे और जो कभी हमने एक्सपेक्ट ना की हो, उसको कहा जाता है थंडरक्लैप. इसको वज्रपात भी कह सकते हैं. तो वो जो वर्ड एम हेमल ने बोले कि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो ये जो वर्ड्स थे वो मेरे लिए एक थंडर क्लैप के जैसे थे, मानो मुझ पर वज्रपात हुआ हो. ओ द रिचेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. रिचेस इट रेफर टू एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, मीन्स
फ्रेंच आगे कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ है, और यही वो न्यूज़ थी जो टाउन हॉल के उस नोटिस बोर्ड में, उस बुलेटिन बोर्ड पर पुट की गई थी कि अब से एल्सास और लॉरेन के स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब उसको याद आता है कि वहाँ इतनी क्राउड क्यों थी उस समय, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर इतनी क्राउड क्यों थी, लोग क्या पढ़ रहे थे। तो उस नोटिस बोर्ड पर यही न्यूज़ पुट की गई होगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। तो फ्रेंच आगे कहता है कि ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, और ऐसा क्यों है, मैं तो बहुत मुश्किल से फ्रेंच लैंग्वेज को लिख पाता हूँ, फ्रेंच में बहुत मुश्किल से लिख पाता हूँ, और अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊँगा। फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको आगे अब मैं नहीं सीख पाऊँगा, मुझे उसे यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. सार अ रिवर विच पासिस थ्रू फ्रांस, एक रिवर है जो फ्रांस से होकर गुजरती है, फ्रांस से होकर गुजरती है। तो यहाँ फ्रेंच को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने समय से वो कहता है मुझे बहुत दुख है, मैंने समय से अपने लेसन को क्यों नहीं सीख लिया, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी मैंने उसको समय से रहते क्यों नहीं सीख लिया। उसकी बजाय मैं क्या किया करता था, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की बजाय, फ्रेंच में पढ़ने की बजाय, लिखने की बजाय मैं क्या किया करता था, मैं एग्स जो हैं, बर्ड्स के जो एग्स हैं उनको ढूंढने के लिए निकल जाया करता था। मैं सार में, जो सार रिवर है, वहाँ स्लाइडिंग के लिए चला जाया करता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the Saint, were old friends now that I couldn't give up. तो आगे फ्रेंच कहता है कि जो मेरी बुक्स हैं, जो कुछ समय पहले मुझे न्यूसेंस मीन्स प्रॉब्लम, बर्डन, तो कुछ समय पहले जो मेरी बुक्स हैं वो मुझे प्रॉब्लम लगा करती थी, मुझे लगता था ये बहुत बर्डन है मेरे लिए। और जो मेरी ग्रामर और सेंट की हिस्ट्री की जो बुक हैं, संतों के जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, वो मुझे कैरी करने में बहुत हैवी लगा करती थी। बट अब ये क्या हो गई हैं, ये मेरी ओल्ड फ्रेंड्स बन चुकी हैं और मैं इनको नहीं छोड़ सकता, मैं कभी गिव अप नहीं कर सकता, इनको अब कभी नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ फ्रेंच को रियलाइजेशन हो रहा है कि उसको समय रहते अपनी फ्रेंच जो उसकी मदर टंग है उसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी है, अब वो आगे कभी फ्रेंच नहीं सीख पाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो हमसे छीन ली जाती है या छूट जाती है तब हमें एहसास होता है कि ये तो हमारे लिए बहुत प्रीसियस थी। तो वही फीलिंग फ्रेंच को भी हो रही थी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो मेरी मदर टंग है, जो मुझे अपनी मदर से नेचुरली मिली है, वो समय रहते मुझे सीख लेनी चाहिए थी। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और एम हेमेल भी कि ये आइडिया कि जो एम हेमेल हैं वो अब जा रहे हैं और मैं उन्हें अब दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। इन सब बातों ने मुझे ये भुला दिया कि उनका जो रूलर है, जो उनका टेरिबल रूलर है जिससे फ्रेंच बहुत डरा रहता था, और वो कितने क्रैंकी मीन्स स्ट्रेंज या शॉर्ट टेम्पर्ड, वो कितने स्ट्रेंज हैं, कितने शॉर्ट टेम्पर हैं, मीन्स उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, थोड़े अजीब से हैं। इन सब बातों को मैं भूल गया उस समय जब मुझे ये विचार आया कि एम हेमेल अब हमें छोड़कर जाने वाले हैं और अब हम आगे कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, अपनी मदर टंग अब हम नहीं सीख पाएंगे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. तो फ्रेंच आगे कहता है कि बेचारे एम हेमेल, तो वो ये फाइन जो संडे क्लॉथ्स हैं, उनके जो स्पेशल क्लॉथ्स उन्हें पहने हुए, अपना ग्रीन कोल्ड फ्रिल शर्ट और जो हैट उन्होंने पहनी हुई है, वो इसी लास्ट लेसन के ऑनर में, इसी लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने पहनी थी। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old man of the village was sitting there in the back of the room. फ्रेंच आगे कहता है कि अब मैं समझा, अब मुझे समझ आया कि जो गांव के ओल्ड मैन हैं वो रूम की बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry too, that they had not gone to school more. ये इसलिए था, वो इसलिए बैठे हुए थे रूम के बैक बेंचेस पर क्योंकि वो भी बहुत दुखी थे
कि वो भी कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने भी कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी, क्योंकि उन्हें भी, जो गांव के लोग थे, उन्हें भी फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती थी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनका तरीका था ताकि वो जो उनके मास्टर हैं, जो उनके टीचर हैं एम हेमेल, वो उनको थैंक यू बोल सकें। जो 40 years 40 साल जो एम हेमेल ने इस स्कूल में अपनी जो फेथफुल सर्विस है, एक वफादारी के साथ सीरियसली उन्होंने जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, उसके लिए थैंक यू बोलने का एक तरीका था उन गांव वालों का। और अपनी कंट्री के लिए एक रिस्पेक्ट को शो करने का, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, जो अब उनका नहीं था। तो ये उनका तरीका था ताकि वो जो लास्ट लेसन है जो फ्रेंच में होने वाला है, उसके ऑनर में वो लोग वहाँ बैठे हुए थे, ताकि वो एम हेमेल की जो 40 years की फेथफुल सर्विस है उसके लिए उन्हें थैंक यू बोल सकें। और जो उनकी कंट्री है, जो अब उनकी नहीं रही थी, जो अब पर्शियन हैंड में चली गई थी, उसके लिए रिस्पेक्ट को शो करने का एक तरीका था उन गांव वालों का। अब ये सब कुछ फ्रेंच को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि सब कुछ जो उसे अभी तक इतना स्ट्रेंज लग रहा था वो क्यों था। While I was thinking of all this, I heard my name called. तो फ्रेंच आगे कहता है कि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की। क्या रिसाइट करने की? पार्टिसिपल। जो उनके टीचर एम हेमेल ने उनसे पहले दिन कहा था कि वो उस पर उन्हें क्वेश्चन करेंगे, तो वही रिसाइट करने की बारी अब फ्रेंच की थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. तो फ्रेंच आगे कहता है उसको बहुत दुख हो रहा है यहाँ कि जो पार्टिसिपल के ड्रेडफुल रूल हैं वो उनको लाउडली, क्लियरली और बिना किसी मिस्टेक के नहीं सुना पाएगा, वो उनको सुनाने में सक्षम नहीं है। बट वो चाहता था कि वो उनको उन जो पार्टिसिपल के रूल हैं उनको लाउडली, क्लियरली और बिना किसी मिस्टेक के सुनाए, लेकिन वो इसको सुनाने में बिल्कुल भी एबल नहीं था। बट आई गॉट मिक्सड अप वन ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही वर्ड में कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़कर वहाँ खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में इतना डेयर, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूं। आई हर्ड एम हेमेल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमेल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड या प्यारे फ्रेंड, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, तुम्हें पहले से ही काफ़ी बुरा लग रहा होगा कि तुम अपनी जो मदर टंग है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, उसको अब नहीं सीख पाओगे। तो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि तुम्हें समय रहते सब कुछ सीख लेना चाहिए था। तो अब मैं तुम्हें इसके लिए नहीं डांटूंगा, क्योंकि तुम पहले से ही तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है इन सब के लिए। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out. तो एम हेमेल आगे कहते हैं फ्रेंड से कि देखो ये सब कुछ कैसे हुआ। हर रोज़ हम खुद से कहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, अरे हमारे पास बहुत टाइम है और हम कल सीख लेंगे, और अब देखो कि उसका रिजल्ट क्या हुआ है। क्योंकि हमने हर चीज़ को कल पर टाल दिया था कि ये फ्रेंच लैंग्वेज है, आज नहीं तो हम कल इसको सीख लेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा, हम ना कल सीख पाए और ना आज हम कुछ सीख पाएंगे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और यही सबसे बड़ी परेशानी एल्सास के साथ भी है, मतलब एल्सास के जितने लोग हैं उनके साथ भी ये सबसे बड़ी ट्रबल है कि वो अपने काम को, अपने सीखने का जो काम है उसको कल पर टाल देते हैं, उसको कल पर छोड़ देते हैं। Now those fellows out there will have to the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. those fellows यहाँ रेफर किए गए जो पर्शियन सोल्जर्स हैं, उनको कहा गया है those fellows। तो जो पर्शियन सोल्जर्स हैं, पर्शियन जो लोग हैं, उनको ये राइट है आपसे कहने का कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो और तुम प्रिटेंड करते हो, दिखावा करते हो, एक फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो,
और ना ही तुम अपनी जो लैंग्वेज है, जो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज है, ना तो उसको लिख सकते हो और ना ही उसको बोल सकते हो। तुम केवल फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। तो आगे एमएमएल कहते हैं कि पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम ही इतने बुरे नहीं हो, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विथ। रिप्रोच मीन्स ब्लेम। हमें भी खुद को ब्लेम देना चाहिए, मतलब जितनी सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। तो यहाँ एमएमएल बताते हैं कि फ्रेंच से कहते हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि आज हमारे पास बहुत टाइम है, अब जो सीखने का काम है, जो हमें आज सीखना है, उसको हम कल सीख लेंगे, और ऐसे करते करते हम कुछ भी नहीं सीख पाते। और वही अल्सास के जो लोग हैं वो भी यही करते हैं, वो सब कुछ कल पर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए जो बाहर के लोग हैं वो हमसे कह सकते हैं कि तुम खुद अपनी जो लैंग्वेज है उसको ना तो लिख सकते हो अच्छे से और ना ही बोल सकते हो। तो समय रहते हमें सब चीज़ों को सीख लेना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। योर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू लर्न। तो एमएमएल आगे कहते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने उत्सुक नहीं थे कि तुम सीखो, तुम पढ़ो। इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स भी उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। उन्होंने प्रेफर किया, वो चाहते थे कि तुम फार्म में या मिल्स में काम करो ताकि और थोड़ा पैसा कमाया जा सके, उन्हें थोड़ा और पैसा मिल सके। इसलिए वो चाहते थे कि तुम किसी फार्म में, किसी खेत में या किसी मिल में काम करो। वो नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। गलती मेरी भी है, मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैंने तुम्हें तुम्हारा जो लेसन है, तुम्हारा जो सीखने का काम है, उसको छोड़कर उसकी बजाय तुम्हें अपने फ्लावर्स में पानी देने के लिए नहीं भेजा? मीन्स जब तुम्हें सीखना चाहिए था, अपने लेसन को सीखना चाहिए था, तब मैंने तुम्हें फ्लावर्स में पानी देने के लिए भेज दिया था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया? मीन्स जब मैं चाहता था, मेरा मन करता था कि मैं फिशिंग के लिए जाऊँ, मछली पकड़ने जाऊँ, उस समय मैं तुम्हें हॉलीडे, छुट्टी दे दिया करता था। तो एमएमएल यहाँ कह रहे हैं कि गलती सिर्फ छोटे फ्रेंच की ही नहीं है, गलती पूरे अल्सास के लोगों की है, गलती उसके पेरेंट्स की है कि वो नहीं चाहते थे कि वो सीखे, वो पढ़े, वो चाहते थे कि वो काम करे और जिससे उनके घर में और पैसा आ सके। और वो कहते हैं एमएमएल आगे कि गलती मेरी भी है, क्योंकि जब तुम्हें अपना लेसन सीखना चाहिए था उस समय पे मैंने तुम्हें फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया था, और जब मैं फिशिंग करने जाना चाहता था तो उस दिन मैं तुम्हें हॉलीडे दे दिया करता था। Then from one thing to another, एमएमएल went on to talk of the French language. फिर एक के बाद एक बात करते हुए एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज पे बात करने लगे। Saying that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे अच्छी लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियर, स्पष्ट, सीधी लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. क्योंकि जब लोग किसी के गुलाम हो जाते हैं, लोगों को कोई गुलाम बना लेता है, तो उनकी लैंग्वेज ही है, उनकी मदर टंग ही है जो एक एज अ की होती है उनके पास, एक चाबी की तरह उनके पास होती है जो उन्हें उस प्रिजन से, उस जेल से बाहर निकाल सकती है, उस गुलामी के जीवन से उन्हें बाहर निकाल सकती है। तो यहाँ एमएमएल फ्रेंच को, उसके क्लासमेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारी जो मदर टंग है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम किसी गुलाम हो जाते हैं या हमें कोई गुलाम बना लेता है तो केवल हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो लैंग्वेज है,
अगर हम उसको होल्ड करके रखते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, उसको हमें अच्छे से आती है, तो वो हमें उस गुलामी भरे जीवन से बाहर निकाल सकती है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन की और हमारा लेसन हमें पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं बहुत अमेज था, मतलब मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा था, मैं बहुत हैरान था कि ये लेसन जो उन्होंने पढ़ाया इसको मैं कितने अच्छे से समझ गया था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। तो मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने कभी इतना केयरफुली सुना नहीं। मतलब आज से पहले, आज जो उन्होंने ग्रामर पढ़ाई या जो भी लेसन उन्होंने पढ़ाया, इससे पहले मैंने कभी चीज़ों को इतनी केयरफुली नहीं सुना और इतने अच्छे से मुझे समझ आया आज सब कुछ। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और ना ही एम हेमिल ने, जो उनके टीचर हैं एम हेमिल, ना ही हमारे टीचर एम हेमिल ने कभी इतना पेशेंटली, कभी इतने धैर्य से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि जो बेचारे एम हेमिल हैं वो जाने से पहले वो सब कुछ जो वो जानते हैं, जितनी नॉलेज उनको है, वो सब कुछ हमें दे देना चाहते हैं और हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, स्ट्रोक मीन्स एट वंस, एक ही बार में हमारे दिमाग में सब कुछ डाल देना चाहते हैं। तो यहाँ फ्रेंच कहता है कि जो एम हेमिल हैं वो हमें अपनी लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है, हमारी मदर टंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बताते हैं और जिस तरह वो लेसन हमें पढ़ाते हैं, इससे पहले इन्होंने इतने पेशेंस से ना तो कभी पढ़ाया और ना ही हमने इतना केयरफुली कभी सुना। और ऐसा लग रहा है कि एम हेमिल जो कुछ भी उनको पता है, जो कुछ भी वो जानते हैं, वो सब कुछ हमें दे देना चाहते हैं जाने से पहले। एक बार में ही हमारे माइंड में वो सब कुछ डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारे पास लिखने के लिए था, लिखने का लेसन था। दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमिल के पास हमारे लिए नई कॉपीज थी। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रेंच एल्सास। तो उन कॉपीज़ में, उस नोटबुक में लिखा हुआ था, सुंदर राउंड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रेंच एल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हैंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। तो यहाँ फ्रेंच उन कॉपीज़ को लिटिल फ्लैग से, लिटिल फ्रांस के जो फ्लैग हैं उनसे कंपेयर करता है। वो कहता है कि वो छोटे छोटे फ्लैग की तरह लग रही थी जो स्कूल के रूम में इधर उधर फ्लोट कर रही थी, इधर उधर तैर रही थी और डेस्क के ऊपर एक रॉड से लटकी हुई थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। आपको देखना चाहिए था या आप देख सकते हैं कि हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और सब कुछ बहुत क्वाइट था, बहुत शांत था। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक ही आवाज़ उस क्लासरूम में आ रही थी, वो थी पेपर के ऊपर पेन के स्क्रैच करने की। जब हम पेपर के ऊपर पेन से कुछ लिखते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, सिर्फ उसी की आवाज़ उस क्लासरूम में आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लो इन। एक बार कुछ बीटल्स, कुछ भौरे उड़कर अंदर आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। यहाँ तक कि जो सबसे छोटे हैं, अब यहाँ जो छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको कंपेयर किया गया है यहाँ पिजन से। तो जो छोटे छोटे पिजन हैं उन्होंने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hook as if that was French too। तो वो जो अपने फिश हुक हैं, फिश हुक को यहाँ पिजन के जो क्लॉज हैं, पिजन के जो पंजे होते हैं, उनसे कंपेयर किया गया है। तो जैसे पिजन क्या कर रहे हैं, अपने फिश हुक से, अपने क्लॉज से छत के ऊपर जिसे ट्रेस कर रहे हैं, आवाज़ें कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है, अपने क्लॉज से जो आवाज़ें कर रहे हैं वो छत के ऊपर से आ रही है। तो वो उसमें इतना बिजी हैं कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि कुछ बीटल्स उड़ के अंदर आए। और ऐसा लग रहा है उनकी आवाज़ सुन के, जो फिश हुक से जो आवाज़ कर रहे हैं, अपनी क्लॉज से जो पिजन आवाज़ कर रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि वो भी फ्रेंच में कुछ लिख रहे हों। ऑन द रूफ द पिजन्स कोड वेरी लो
एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। छत पर जो पिजन्स हैं, कबूतर हैं, वो कूड जो है साउंड है मेड बाय द पिजन, जो पिजन के द्वारा जो आवाज़ निकाली जाती है उसको कूड कहा जाता है। तो वो धीरे धीरे आवाज़ें निकाल रहे हैं और मैंने सोचा कि क्या ये भी इनको जर्मन में गाना सिखाएंगे। जो पिजन हैं क्या उनको भी ये कहा जाएगा कि वो जर्मन में गाएं, क्योंकि पिजन जो हैं वो भी अल्सास में ही आते हैं, वो भी अल्सास में ही रहते हैं। तो जैसे हम लोगों को कहा गया है कि आप फ्रेंच की बजाय हमें जर्मन सीखनी है, तो क्या इन सोल्जर्स ने जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो अब इन पिजन्स को भी जर्मन में गाने को कहेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. तो फ्रेंच आगे कहता है कि जब भी मैं लिखते हुए जब मैंने ऊपर देखा तो जो एम हेमेल हैं वो बिल्कुल मोशनलेस, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी मोशन के हिले डुले अपनी चेयर में बैठे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। वो क्या कर रहे हैं? गेजिंग मीन्स लुकिंग इंटेंटली। वो घूर कर, या कह सकते हैं एक टकी लगाकर, कभी एक चीज़ को देखते हैं तो कभी दूसरी चीज़ को देखते हैं। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं कि स्कूल रूम में, उस छोटे से स्कूल रूम में हर चीज़ कैसी दिखाई देती है, हर चीज़ कैसी रखी गई है, उसको अपने माइंड में फिट कर लेना चाहते हैं। मतलब अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को फिक्स कर लेना चाहते हैं कि उस क्लासरूम में हर चीज़ कैसी दिखाई दे रही है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। तो ये कितना सुखद है कि 40 years से, 40 सालों से वो एक ही प्लेस में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और विंडो के बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन है और उसके सामने उनकी क्लास है। जस्ट लाइक दैट, जैसे आज भी है, जैसे 40 साल पहले था वैसे ही आज भी है। स्कूल के बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन है, उसके सामने उनकी छोटी सी एक क्लास चलती है, और वैसा आज भी है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। तो अब फ्रेंड जो है वो यहाँ कंपेयर कर रहा है कि 40 years पहले और 40 years के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वो कहता है कि डेस्क और बेंचेस जो हैं वो केवल जो घिस कर स्मूथ हो गए, मतलब यूज़ होने की वजह से वो थोड़े वॉर्न आउट हो गए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। और गार्डन में जो वॉलनट ट्रीज लगे हैं, जो अखरोट के पेड़ लगे हैं, वो लंबे हो गए हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और होप वाइन एक बेल होती है जो एम हेमेल ने खुद लगाई है। वो ट्विस्टेड होकर विंडो से रूफ तक चली गई है, छत तक चली गई है। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो यहाँ फ्रेंच को बहुत दुख हो रहा है और वो कहता है कि बेचारे एम हेमेल, उनका जो हार्ट है, उनका जो दिल है, वो कितना टूट गया होगा कि उनको ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। और उस रूम के ऊपर, उस क्लासरूम के ऊपर ही वो रहते भी हैं एम हेमेल, उनका रूम भी है। तो वहाँ से उनके सिस्टर की आवाज़ें आ रही हैं, वो जो ट्रंक्स हैं, जो लगेज हैं, वो पैक कर रही हैं उस रूम के ऊपर। तो उसकी आवाज़ें उन्हें नीचे क्लासरूम में सुनाई दे रही हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे कंट्री को छोड़कर जाना था। तो यहाँ फ्रेंच बताता है कि 40 years से एक ही जगह पर एम हेमेल अपनी सर्विस दे रहे हैं, और 40 years और आज में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो केवल इतना ही बदला है कि डेस्क और बेंचेस जो हैं वो वॉर्न आउट हो गए हैं यूज़ होने की वजह से, और जो गार्डन में वॉलनट ट्रीज लगे हैं वो कुछ लंबे हो गए हैं, और होप वाइन जो एम हेमेल ने खुद गार्डन में लगाई थी वो ट्विस्टेड होकर विंडो से रूफ तक चली गई हैं। और एम हेमेल कितने दुखी हैं क्योंकि उनको अब सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। एक ही जगह पर वो 40 years तक रहे, लेकिन अब उनको ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उनका जो दिल है वो कितना टूट गया होगा ये सब कुछ सुनकर। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन इन सब के बावजूद भी एम हेमेल में इतना करेज था कि वो
जो आखिरी लेसन है उसको बहुत अच्छे से क्वाइटली सुन सकें। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और राइटिंग के बाद हमारे पास हिस्ट्री में लेसन था करने के लिए। एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बे बी बो बू। उसके बाद बेबीज कहा गया है यहाँ, जो स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे जो हैं, जैसे वो बोलते हैं जब वो फोनिक्स सीखते हैं ना, बा बे बी बो बू, तो वैसे ही वो बेबीज भी चैंट कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। तो रूम के पीछे ओल्ड हॉजर, जिससे पहले बताया था ना कि ओल्ड हॉजर और कुछ रिटायर्ड लोग भी उस क्लासरूम में बैठे हैं पीछे, तो उनमें से जो ओल्ड हॉजर थे उन्होंने अपने जो स्पेक्टिकल हैं वो पहन लिए और अपने दोनों हाथों में अपनी प्राइमर को वो पकड़े हुए थे। स्पेल द लेटर्स विद दैम, और उनके साथ वो भी जो लेटर्स हैं उनको रिपीट कर रहे थे, उनको स्पेल कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप देख सकते हैं, वहाँ देखा जा सकता था उस क्लासरूम में कि जो ओल्ड हॉजर हैं वो भी रो रहे थे। हीज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज़ थी वो कांप रही थी इमोशन से, मतलब वो बहुत इमोशनल हो गए थे। ये सब कुछ सुनकर, ये सब कुछ देखकर उनकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और ये सब कुछ देखकर हमें बहुत फ़नी लग रहा था, तो हम हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे, क्योंकि वो जिस तरह से बोल रहे थे इमोशन से, तो उनकी आवाज़ कांप रही थी और कांपते कांपते आवाज़ से ही वो जो लेटर्स हैं वो भी स्पेल कर रहे थे। तो ये उन्हें बहुत फ्रेंड्स को बहुत फ़नी लग रहा था। तो वो कहता है कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे ये सब कुछ देखकर। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। तो फ्रेंच आगे कहता है कि ये जो लास्ट लेसन है वो मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा। ऑल एट वॉन्स द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय जो चर्च की क्लॉक है, चर्च की घड़ी है, उसमें 12 बजा। देन द एंजलस अ प्रेयर सॉन्ग इन द चर्च, द स्टार्ट इन इज मार्क्ड बाय द रिंगिंग ऑफ द बेल। तो जब बेल बजती है तो चर्च में जो प्रेयर सॉन्ग गाई जाती है उसको एंजलस कहा जाता है। तो उसके बाद एंजलस शुरू होगी जब 12 o'clock हुआ, बेल बजी वहाँ। At the same moment, the trumpet of the Persian returning from drill sounded under our windows, और उसी समय जब चर्च की क्लॉक में 12 बजा और एंजलस शुरू हुई, उसी मोमेंट में ट्रम्पेट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो पर्सियन जो हैं वो ट्रम्पेट बजाते हैं वो, और वो एक्सरसाइज जो ड्रिल करके वो आ रहे हैं उससे वापस आ रहे हैं, तो उसकी जो आवाज़ें हैं उस ट्रम्पेट की, उनकी वापस आने की जो आवाज़ें हैं वो सब कुछ विंडो से सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हेमल ये सब कुछ सुनकर खड़े हुए, उनका फेस जो था वो बिल्कुल पीला पड़ गया था, बिल्कुल उतर चुका था। तो वो अपनी चेयर से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। तो फ्रेंच कहता है कि मैंने उनको इतना टॉल कभी नहीं देखा, वो जिस तरह सीधे खड़े थे उतना टॉल मैंने उनको कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। चोक्ड मीन्स अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। अगर हम बहुत इमोशनल हो जाएं और हम कुछ कहना चाहते हैं और उसको नहीं कह पाते तो उसको चोक्ड कहा जाता है। तो वही एम हेमल के साथ भी हो रहा था, वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न किया, उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी माइट के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने लिखा, वी विल लव फ्रेंड्स मीन्स लीव लॉन्ग फ्रेंड्स। देन ही स्टॉप एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए और उन्होंने वॉल की ओर अपने सर को झुका लिया, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि अब उनका लास्ट लेसन था ये। अब ये लास्ट पीरियड कह सकते हैं, लास्ट पीरियड था उस क्लास में, इसके बाद क्लास ओवर होने वाली थी और सब जाने वाले थे।
तो ये सब कुछ सोचकर वो बहुत इमोशनल हो गए थे। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथों से ही सिग्नल दिया, अपने हाथों से ही इशारा किया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल ख़त्म हो गया है और तुम जा सकते हो। सो इस चैप्टर में हमने देखा कि फ्रांस और प्रसिया के वॉर के बाद जब प्रसिया फ्रांस को हरा देता है तो फ्रांस के एल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट प्रसिया के हाथों में चले जाते हैं, और इसका इफ़ेक्ट स्कूल लाइफ पर भी देखने को मिलता है। अब फ्रांस के एल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में केवल जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी, और फ्रांस के लोग बहुत दुखी थे क्योंकि अभी तक वो अपनी मदर टंग को अच्छे से ना तो लिखना जानते थे और ना ही पढ़ना। समय रहते उन्होंने सब कुछ नहीं सीखा, और जब सब कुछ उनके हाथ से चला गया तब उनको ये रियलाइजेशन होने लगा कि उनको समय रहते सब कुछ सीख लेना चाहिए था। सो इस चैप्टर में हमें यही मैसेज दिया गया है कि हमें अपनी मदर टंग को अच्छे से लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। वी शुड गार्ड आवर लैंग्वेज बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. So here we have completed the very first chapter of class 12, the last lesson. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। For more update, you can like, comment, share and subscribe the video. Thank you so much for watching the video.